Hi friends, so this is our third video. The questioning case of India's draft EIA notification 2020. भाई इतने क्वेश्चंस क्यों उठते हैं इस पे? क्यों उठ रहे हैं 2020 पे इतने सारे क्वेश्चंस? देखते हैं। EIA 2020. The outcry over the draft environmental impact assessment notification 2020. It is an anti-people, anti-environment, pro-industries draft. भाई लोगों के खिलाफ है, इन्वायरमेंट के खिलाफ है, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए मौज है भाई। तो इसमें क्या हुआ है, नया ड्राफ्ट आया है जिसमें आप अपने सजेशंस दे सकते हो। 11 अगस्त तक दे सकते थे। जो आपको अच्छा लगा है, जो आपको बुरा लगा है, उसके अंदर आप अपने सजेशंस दे सकते थे। और जो नया ड्राफ्ट आएगा उसके अंदर क्या चेंज होता है, क्या आपकी राय मानी जाती है, वो देखते हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज EIA. EIA is Environmental Impact Assessment. It is a formal legal process. ये एक लीगल प्रोसेस है जो एग्जामिन करता है, इवेल्युएट करता है और देखता है कि क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के सेटअप होने से। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से देयर इज वन इंडस्ट्री और वो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है बिटवीन और नियर बाय ह्यूमन सेटलमेंट एरिया। तो अगर वो इंडस्ट्री वहां पर सेटअप हो रही है, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, केमिकल्स की स्मेल आ रही है, तो उससे लोगों को तकलीफ होती है, हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। और सिमिलरली इफ इट टेक्स प्लेस इन एनी फॉरेस्ट एरिया देन इट विल इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट आल्सो. So this is environmental impact assessment that before the setup of any industry or any mega project you should take care that what are the effects. क्या वहाँ पे क्या होगा अगर ये इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप हुई, और अगर कुछ खराब निकला तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं होएगी, आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकते। तो यही था 1970s में ड्यू टू ह्यूज पब्लिक प्रेशर नीपा नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, ये नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट 1970s से ये EIA इंडिया में आया था। मोस्ट ऑफ द नेशंस इन द वर्ल्ड हैव इम्प्लीमेंटेड EIA. इट एक्ट्स एज अ की टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट एंटिटीज. ये कंट्रोल भी करता है एक्टिविटीज को, और जो प्राइवेट कंपनीज की होती हैं जो इलीगली चलती हैं उनको कंट्रोल भी करता है। बट ऑन द सेम हैंड इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर ग्रांट्स और लोन्स बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसको बड़े बड़े लोन्स भी मिलते हैं जिससे जो इकोनॉमी है जो किसी नेशन का वो इंक्रीज होता है. तो एक तरीके से ये अच्छा भी है और गंदा भी है. EIA 2020 में आपको इकोनॉमी ज्यादा दिखेगी जो बहुत ज्यादा कंसीडर की गई है. तो देखते हैं. EIA जब आया 1970s में, उसके बाद ये 1986 में इसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रखा गया. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके अंदर सारे एक्ट रखे जाते हैं टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड आवर अर्थ. एयर पोल्यूशन एक्ट रखा जाता है, वाटर पोल्यूशन एक्ट रखा जाता है, तो उसी तरीके से ये वाला एक्ट भी उसके अंदर रखा गया. बट 1994 में क्या हुआ, अपने जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे, मेगा इंडस्ट्रीज थी, उनके लिए ये एक कांटे की तरह चुभने लगा, क्योंकि 1994 में इसका एक नया नोटिफिकेशन आया कि भाई जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा. और मेगा प्रोजेक्ट्स में क्या आते हैं? कोल माइनिंग, डैम प्रोजेक्ट्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं. तो ये उनके लिए एक कांटे की तरह बनने लगा कि आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा. ठीक है, लेकिन अब जो आया है उसमें भी हम बताएंगे क्या क्या है. उसके बाद 2006 में ये दोबारा रिवाइज हुआ, नया नोटिफिकेशन आया, नया सब कुछ रिलीज हुआ, नया एक्ट आया. तो इसमें क्या किया, 3 आपकी कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी B2 में आपको ये डिफरेंट करा गया. कैटेगरी A में आपके मेगा प्रोजेक्ट्स रखे गए, B में मीडियम एंड B2 में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रखे गए. बट अभी जो क्या हुआ है, हाँ उससे पहले मैं बता दूं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में 1994 में भी और 2006 में भी आपकी पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होती थी. भाई जो एक्सपर्ट्स होते थे वो तो अपनी राय देते ही थे कि हमें तो ये प्रोजेक्ट वहां पे सही लग रहा है, लेकिन पब्लिक से भी पूछा जाता था कि क्या आपको ये प्रोजेक्ट यहाँ पर सही लग रहा है, आपको कुछ हार्म तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनसे भी पूछा जाता था. लेकिन B2 प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, क्योंकि B2 में छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते थे, उससे कुछ ज्यादा हार्म नहीं होता था.
पर अभी क्या हुआ है, नया नोटिफिकेशन आया है तो देखते हैं। 3 कैटेगरीज में बांटा गया है इसे भी, A, B1 एंड B2। 2 काइंड्स ऑफ अप्रूवल हैं, प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है। सेकंड है इन्वायरमेंटल परमिशन और प्रोविजन विदाउट द अप्रूवल ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। भाई विदाउट द अप्रूवल ऑफ एक्सपर्ट कमेटी आप इन्वायरमेंटल परमिशन दे रहे हो तो इन्वायरमेंट को कैसे बचा लोगे? Almost 40 different projects such as clay and sand extraction, digging well, foundations of buildings, solar thermal power plants and common effluent treatment plants are exempted from the prior environmental clearance. कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए, कहीं भी चाहो कहीं भी खोल लो, किसी फॉरेस्ट में जाके अपनी इंडस्ट्री खोल लो, कुछ भी कर लो, डिग कर लो, सैंड को डिग कर लो, रिवर पे जाके कुछ भी कर लो, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं है। Several projects such as all B2 projects, अब all B2 projects में आपके जो भी हार्मफुल प्रोजेक्ट्स थे उनको भी डाल दिया गया है, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की राय लेना उन्होंने सही नहीं समझा कि हमें पब्लिक की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये चीजें पता है और हम इसे सेटअप कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर, एसिड मैन्युफैक्चरिंग, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवेज, एलिवेटेड रोड्स, फ्लाईओवर्स, हमें इसमें पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये बोला है। कुछ भी Now what's the debate about? ये डिबेट इतनी बड़ी क्यों है? Principally the notification is issued in order to impose the limitations and for modernization of any existing project. ठीक है, modernization करनी है करो, but environment का भी ध्यान दो भाई। One of the most important objectives of Environmental Protection Act is to protect and improve the environment. But the provision of the new EIA draft are against the objective of its parent act and itself. EPA के खिलाफ चले गए, अपने पेरेंट के खिलाफ। But can a remedial plan and compensation undo the damage done to the environment? क्या ये अंडू कर देगा जैसे हम लैपटॉप और कंप्यूटर्स में कर लेते हैं? क्या ऐसे हो जाएगा? देखते हैं। Ex post facto clearance of project. Ex post facto means प्रोजेक्ट बना दिया, इंडस्ट्री वहां पर सेटअप हो गई, बन गई, उसके बाद आप क्लियरेंस ले लो। भाई पेड़ काट दिए, उसके बाद आप क्लियरेंस ले सकते हो। वाटर पोल्यूशन कर दिया, एयर पोल्यूशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आप क्लियरेंस ले लो। In March 2017, Environmental Ministry passed the notification stating that any project functioning without environmental clearance can apply for environmental clearances. But now it is permanent. Permanent हो गया है कि आप without environmental clearance के साथ आप इसे कर सकते हो। Any projects which may have grabbed land illegally or by fraud way, they are benefited from this scheme. In April 2020, during the lockdown, coal mining project was approved in the Dehing Patkai Elephant Reserve Forest. And उसका उद्घाटन भी किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहाँ पे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया था एलिफेंट नेशनल पार्क में। कैन यू इमेजिन? क्या एलिफेंट के लिए घर नहीं होता? On the other hand, the penalty, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसने पेनल्टी लगाई हुई थी 43 करोड़ रुपीस की, जो इलीगली माइनिंग की वजह से थी और जो 16 सालों से थी फ्रॉम 2003। This situation is quite problematic as the mining project gets benefited in spite of its illegal violations. Illegal mining थी और वहां पे चलती आ रही थी, जिसकी वजह से वो आपका पेनल्टी लगाई गई थी। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वाज प्रोवाइडेड इन इंडिया इवन बिफोर। भाई पहले से ही चलता आ रहा है, कुछ कोई ध्यान नहीं देता है। अब ये नहीं पता क्यों नहीं, आप सबको पता है। IIT मद्रास ने भी अपनी जो लैंड है उसको एक्सटेंड किया था क्वेंडम डियर पार्क में। 52 एकर्स उसने लैंड ग्रैब कर ली थी क्वेंडम डियर पार्क से, बट द इंस्टीट्यूशन हैज नॉट ऑब्टेन्ड एनी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डाइवर्टिंग यूज ऑफ फॉरेस्ट। उस टाइम भी ये सब हुआ था। Similarly, Kudankulam Nuclear Power Plant Corporation received post-facto environment clearance in 2013. भाई nuclear plant also, nuclear plant ने भी environmental clearance नहीं लिया था। Exclusion of projects from prior environmental clearance. According to the new draft, construction of buildings below 150,000 square meters do not require environmental clearance. Wow. The Center of Science and Environment states that the construction boom in India will make the cities unfit to live due to the large amount of carbon emission, waste generation and water effluents which pollute the environment. इसकी वजह से जो होएगा आपको पता भी नहीं कितना कार्बन एमिशन होएगा, वेस्ट जनरेशन होएगा, वाटर एफ्लुएंट्स होएगा, वाटर पॉल्यूशन होएगा।
Exempting such projects from the environment will have a deleterious effect on the environment. You will see that if this not gonna be changed. Moreover, the validity period for environmental clearance has been increased for mining, river valley project and other projects. Mining की तो अभी भी 30 years थी, उसके बाद भी आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो. Wow. And this section does not sync with the object of the notification or the Parent Act. Mining projects are extremely hazardous and can cause destruction if not properly supervised. Increasing the validity of environmental clearance of all the projects will not protect the environment. नहीं बचाएगा, environment को नहीं बचाएगा. आप environmental clearance की validity बढ़ाओगे, environment और खराब होएगा. Further, public participation is the cornerstone of the EIA process. Public participation को तो भाई corner कर दिया है, हमें जरूरत नहीं है. But several projects were exempted from public consultations. Among other projects, highways and building constructions are also excluded. हटा दिया गया है. Does this provision reduce the burden on authorities or business or on environment? Think about this. It is mandatory for the project proponent to submit compliance report once every year. अभी तक जो थी वही सही थी, जिसमें एक साल में 2 बार आपको रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि आपने क्या वायलेट किया रेगुलेशंस का, स्टैंडर्ड्स का. बट अब तो वो भी कम कर दिया है, आपको साल में एक बार रिपोर्ट सबमिट करनी होगी. Nevertheless, in reality, the violations by the industries are overlooked by the authorities. That's true. The present draft EIA notification goes against the concept of polluter pays principles, sustainable environment and precautionary principle established by the court. That is true. कि जो आपका नया ड्राफ्ट आया है polluter pays principle के खिलाफ है, sustainable development के खिलाफ है. It is quite essential to strike a balance between economic development and environment. This is very compulsory. It was reiterated by the Supreme Court that protection of environment would supersede economic development. That is very, very true. Any rules or regulations should not be made against the public interest. There are people out there who are main stakeholders of the development projects and do not have any idea of information about the draft EIA 2020. As a citizen of India, we all have the right to be a part of decision-making process as enshrined in Article 21 of Constitution of India. So let's see what happens. Let's hope that we'll get the good results and good draft and good final draft. Whatever we have demanded, that we need public participation, we need proper environmental clearance, and everything that protect our environment should be mandatory. So let's see what our government will do. Thank you so much.